नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः प्रस्तुत हूँ एक नई कविता के साथ, एक नए अध्याय के साथ, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इस व्याख्या को अच्छी तरह से भलीभांति सुनें। यदि इसको स्किप करेंगे तो आप इसके भावार्थ को भलीभांति ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अस्तु विशेष रूप से आप इसको लगातार देखें। तो कविता है कविता के बहाने। इसके रचयिता हैं श्री कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण सिंह की ये जो कविता है, ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। कवि ने इस पूरी कविता के माध्यम से काव्य रचना के उद्देश्य, काव्य रचना के आयाम और काव्य रचना के जो उत्कर्ष हैं, चरम उपलब्धियां हैं, उसकी चर्चा की है। पहले वो तुलना करता है कविता की चिड़िया की उड़ान से, इसके बाद वो तुलना करता है फूलों से, और उसके बाद वो तुलना करता है एक बच्चे के खेलने से। किस किस भांति कविता किन किन चरणों से गुजरती हुई पहले इन उपमानों के समान दिखाई देती है और फिर इन उपमानों से बेहतर दिखाई देती है, श्रेष्ठ दिखाई देती है। तो ये हम प्रतिपाद्य इस कविता के अंदर देखेंगे। कवि कहता है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार से कविता में उस कवि की कल्पनाएं भी उड़ती हैं, उसके विचार भी उड़ते हैं, उसकी भावनाएं भी उड़ती हैं ऊंचाइयों की ओर। तो कविता एक उड़ान है, जिस प्रकार से चिड़िया की उड़ान होती है। यहाँ चिड़िया के बहाने का अर्थ हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि चिड़िया की भांति, चिड़िया के समान। कविता एक उड़ान है चिड़िया के समान, जैसे चिड़िया की उड़ान होती है उस प्रकार से कविता भी एक उड़ान है। उड़ान किसकी है? कवि की कल्पना की उड़ान है, कवि की भावनाओं की उड़ान है, कवि के विचारों की उड़ान है। तो उड़ान है कविता भी। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन इस उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। चिड़िया एक बड़ा क्षुद्र जीव है, वो उड़ती है, उसका शरीर उड़ता है, पंखों के सहारे वो उड़ता है, लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कवि ये बताना चाहता है पाठकों को कि उड़ती चिड़िया भी है, उड़ती कविता भी है। कविता पंखों के सहारे उड़ती है, चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है और कविता अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ती है, कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है। लेकिन चिड़िया इस बात को नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? कि ये एक बहुत उदात्त उड़ान है, ये एक बहुत आध्यात्मिक उड़ान है, ये एक चिंतन परक उड़ान है, कल्पना की उड़ान, जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर, फिर समानता दिखाता है कवि। चिड़िया के उड़ने से कविता के उड़ने की फिर एक बार समानता दिखाता है। वो कहता है जिस प्रकार से चिड़िया बाहर भीतर, एक घर से दूसरे घर, अंदर से बाहर, एक घर के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर उड़ सकती है, उसकी गति सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार से ये कविता जो है, कविता के भी पंख हैं जो कल्पना के पंख हैं। उन पंखों को लेकर, उन पंखों के सहारे वो उड़ती है, बाहर उड़ती है, भीतर उड़ती है। मनुष्य, कहने का मतलब यहाँ मनुष्य के अंतरतम को प्रभावित करती है, मनुष्य के बाह्य आनंद को प्रभावित करती है। इस घर उस घर, जिस प्रकार से चिड़िया एक घर से दूसरे घर की ओर उड़ करके जाती है, एक घर से दूसरे घर उड़ सकती है, उसी प्रकार से कविता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज, एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर में सर्वत्र व्याप्त होती है। कहने का मतलब चिड़िया की उड़ान की भांति कविता के पैदा होने के बाद, कविता के बनने के बाद, फिर उसकी जो उड़ान शुरू होती है, वो बिना किसी घर का भेद किए, बिना किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हुए
सार्वभौम के लिए वो कविता होती है। सब लोग उसका, सभी श्रोता, सभी पाठक उसका आनंद उठाते हैं। कुछ बाह्य आनंद उठाते हैं, मतलब उथले स्तर पर उस कविता को समझ करके आनंदित होते हैं, और कुछ भीतर, जो बाहर, कहने का मतलब जो केवल बाहर से उस कविता के आनंद को ले रहे हैं, केवल वो उथले स्तर पर कविता समझकर उसके लय को, उसके ताल को, उसके बंध को, उसके शब्दों का आनंद लेकर के एक किनारे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस कविता के गूढ़तम रहस्यों को समझ करके आनंदित होते हैं। तो कविता का भीतर उड़ना कहाँ क्या हो गया? कविता के गूढ़तम रहस्यों को समझते हुए उस आनंद को महसूस करना श्रोता या पाठक के द्वारा, ये हो गया कविता का भीतर भी उड़ना। बाहर उड़ना तो ठीक है, हल्के स्तर पर उसको सभी समझ पाते हैं। फिर इस घर उस घर, जिस प्रकार से चिड़िया एक घर से दूसरे घर में उड़ करके जा सकती है, यानी धीरे धीरे उसका दायरा विस्तृत होता चला जाता है, व्यापक होता चला जाता है, उसी प्रकार से कविता का दायरा भी बढ़ता चला जाता है। जब वो कवि की लेखनी से निकलती है तो वो बहुत सीमित दायरे में होती है, लेकिन जब वो मंच पर आती है, पत्रिकाओं में आती है, तो फिर एक बहुत बड़े समाज को प्रभावित कर सकती है, एक बहुत बड़े समुदाय तक पहुंच उसकी बन जाती है। तो उसकी जो पहुंच है वो धीरे धीरे विस्तृत होती चली जाती है, व्यापक होती चली जाती है। उसके पाठकों का, उसके श्रोताओं का दायरा बढ़ता चला जाता है, चाहे वो मंचों के माध्यम से हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, चाहे वो संचार के अन्य दूसरे माध्यमों से हो। तो इस प्रकार से उसका दायरा बढ़ता चला जाता है, और उसके समझने वाले भी बहुत प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ उसको केवल उथले स्तर पर, बाह्य स्तर पर उसका आनंद लेकर छोड़ देते हैं, और कुछ उसको बहुत गहनतम स्तर पर समझते हैं, उसके गूढ़तम रहस्यों को समझते हैं, उसके लक्ष्यार्थ को समझते हैं, उसके व्यंग्यार्थ को समझते हैं। इस प्रकार से वो उसको भली भांति समझते हैं। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, ये यहाँ व्यतिरेक अलंकार घटित होता है। जब कवि एक बार किसी उपमेय को उपमान से समानता दिखाता है, और उसके बाद में उस उपमान को पीछे कर देता है और उपमेय को आगे कर देता है, यानी उपमेय को बेहतर दिखा देता है, श्रेष्ठ प्रतिपादित कर देता है, और उपमान को फिर किन्हीं कारणों से हीन दिखा देता है, उसको व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिरेक शब्द बना है वि धन अतिरेक। अतिरेक का मतलब होता है अधिकता, और वि का मतलब होता है विशेष। तो इस प्रकार से ये व्यतिरेक अलंकार यहाँ घटित हो रहा है। तो आप देखेंगे व्यतिरेक जो है विधन अतिरेक व्यतिरेक है, और ये अलंकार है। तो इसको, इस स्थिति को, अलंकार की इस सौंदर्य को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। कवि कहता है कि उपमान चिड़िया क्या जाने, उपमान चिड़िया है, चिड़िया की उड़ान उपमान है, चिड़िया नहीं समझ सकती, चिड़िया के बस की ये बात नहीं है। चिड़िया एक छोटा सा जीव है, वो इन सब गंभीर बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन जो समझ सकते हैं उनकी ओर कवि ने इशारा किया है कि इन कविता को पंख लगा करके उड़ने का क्या मतलब है, क्या माने हैं। माने मतलब अर्थ हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या हैं, वो कौन समझेगा? वो विद्वान पाठक, विद्वान श्रोता, रस सहृदय श्रोता, सहृदय पाठक इस बात को जान पाएंगे। चिड़िया जैसे सामान्य लोग नहीं जान पाएंगे। यहाँ चिड़िया एक लक्ष्यार्थ है सामान्य लोगों का। सामान्य एक बार चिड़िया है, कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। ये जो पहली पंक्ति में चिड़िया आ रही है वो चिड़िया ही है, उपमान जिसको पकड़ा है कवि ने। और दूसरा चिड़िया वो सामान्य व्यक्ति हैं जो इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकते। तो ये इस छंद में, इस पदबंध में आपने ये देखा कि किस प्रकार से कवि ने कविता की और चिड़िया की उड़ान की तुलना की है। इसके साथ ही आपको इस छंद से संबंधित, इस स्टैंजा से संबंधित काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के विशेष बिंदु आपको मिलने वाले हैं। आप
देखेंगे आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई देंगे। इन बिंदुओं के बारे में मैं आपको बता दूं, गत परीक्षाओं में हर एक परीक्षा में काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न 2-2 अंक के पूछे गए हैं। तो इनको हल्के में ना लें, इनको भली भांति लिखें, और यदि आप इनको पूरा पूरा लिख पाते हैं, मैंने इनको बिंदुवार संयोजित करने की कोशिश की है, इनको बहुत गहनता से संकलन इनका किया है, तो इनको आप अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में इसको तैयार करके रखें। ये भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य संबंधी जो स्क्रीन आपके सामने अभी आने वाली है, जो डॉक्यूमेंट आपके सामने आने वाला है, ये आपके लिए प्रश्न उत्तरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए इसको आप स्किप ना करें, पूरी तरह से समझें, पढ़ें और लिखने की कोशिश करें अथवा स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे कविता का दूसरा छंद देखते हैं, दूसरा जो स्टेंजा है। अगले स्टेंजा में कवि ने ये जो कविता है, कविता की तुलना की है, समानता दी है किससे? फूल से, फूल के समान। जहां एक और स्वच्छंद कल्पना की उड़ान भरने वाली जो कविता है, वहां दूसरी ओर पूरे विश्व को अपनी महक से महका देने वाली भी है कविता। तो कविता का एक दूसरा गुण भी है। इस कविता के बहाने कविता में कविता के गुणों के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डाला है कि कविता कैसी कैसी होती है, उसके क्या क्या आयाम होते हैं, उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि कविता खिलती भी है। कैसे खिलती है? जैसे फूल खिलते हैं। वही बात मैं फिर आपके सामने दोहराऊंगी कि बहाने को आप समान कर सकते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के समान, ठीक है। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं वैसे ही कविता भी खिलती है। जब फूल खिलते हैं तो उसके फिर क्या लक्षण होते हैं, उसके फिर क्या विशेषताएं होती हैं। जब फूल खिलते हैं तो वो सौंदर्य बिखेरते हैं, जब फूल खिलते हैं तो वो महक बिखेरते हैं, चारों ओर महक जो है फैल जाती है, वातावरण में महक फूल फैल जाती है। घर के अंदर घर के बाहर वो महक जो है विचरण करती है, निरंतर निर्बाध विचरण करती है। घर के अंदर भी वो महक आती है, घर के बाहर भी वो महक जाती है, और वो सीमित नहीं रहती है। वो एक घर से दूसरे घर की ओर भी वो महक जाती है। उसके लिए सीमा नहीं है कि एक घर में खिले हुए फूल केवल एक घर में ही महक बिखेरेंगे, नहीं, वो पड़ोस के घर तक भी उसकी महक जाती है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से फूल खिलता है, उसी प्रकार से कविता भी जब तैयार होती है, जब अपना शरीर धारण, कलेवर धारण करती है, तो फिर वो भी उसकी भी महक चारों तरफ फैलने लगती है। कवि की कलम से निकलने के बाद कविता चारों तरफ वातावरण में सुगंध बिखेरने लगती है, अपनी महक बिखेरने लगती है। उसके अर्थ को लेकर के, उसके सौंदर्य को लेकर के, उसके भाव सौंदर्य को लेकर के, उसके शिल्प सौंदर्य को लेकर के, उसके चमत्कार को लेकर के लोग आह्लादित होने लगते हैं। जो जो उस कविता को पढ़ते हैं, जो उस कविता को समझते हैं, उससे आनंदित होने लगते हैं। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल खिलता है उस प्रकार से कविता भी जब खिलती है, जब उस प्रकाशित होती है, तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, वो चारों तरफ वातावरण में बिखरने लगती है। लेकिन कविता में और फूल में एक मूलभूत अंतर है। पहला सबसे मूलभूत अंतर ये है कि फूल एक निश्चित समयावधि के बाद बहुत क्षणिक होता है, बहुत क्षणभंगुर होता है। केवल थोड़े से घंटों के बाद में उस फूल की खुशबू समाप्त हो जाती है, उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है, और वो अपने वृंत से गिर करके मिट्टी में मिल जाता है, धूल में मिल जाता है, डाली से गिर करके उसका जीवन समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता एक बार अस्तित्व में आने के बाद
कभी उसकी सुगंध कम नहीं होती है। जितनी बार लोग उसको पढ़ते हैं, एक श्रोता से दूसरा श्रोता से, उसके बाद तीसरा श्रोता या पाठक, तो ये जिस तरह से वातावरण में फैलती है, ये आगे ही बढ़ती जाती है। ये कभी नष्ट नहीं होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है, ये कभी अपने वृंत से मुरझा कर गिर करके समाप्त नहीं होती है। ये सदैव चिरंतन रहती है, शाश्वत रहती है। इसका कभी भी इसको हम देख सकते हैं, उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आज एक बार लिया है तो कई वर्षों बाद फिर पुनः हम इस कविता का आनंद ले सकते हैं। लेकिन फूलों के साथ ऐसा नहीं है। फूल एक बार खिला, कुछ समय के बाद में, कुछ घंटों के बाद में, कुछ अंतराल के बाद में वो फूल नष्ट हो गया, उसकी खुशबू इस अंतरिक्ष में विलीन हो गई। फिर कभी ना वो खुशबू मिलेगी, ना वो कभी फूल दिखाई देगा। लेकिन कविता क्यों नहीं जाने, फूल नहीं जान सकता है। कविता का खिलना फूल नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि उसका तो क्षणिक जीवन है, उसका जीवन क्षणभंगुर है। उसको वृंत से गिरकर अभी मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए वो नहीं जान सकता है। क्यों जान पाएगा? उसके पास समय नहीं है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, देखिए ये गेयता है, कविता की गेयता है। कवि ने पहले पदबंध में भी यही बात कही थी, केवल एक शब्द का अंतर है, खिलना। पहले में उड़ान था, इसमें खिलना है। उसमें चिड़िया थी, इसमें फूल है। केवल कुछ शब्दों के अंतर के साथ पूरे स्टैंजा को समान रूप से उठा करके रखा है कवि ने। ये खूबसूरती है, ये काव्यत्व है, ये चमत्कार है कविता का। तो और यही गेयता भी है। हमने लोकगीतों में देखा है कि केवल कुछ शब्दों के अंतर के साथ में हम लोकगीत की पंक्तियों को यथावत दोहरा देते हैं। उसी प्रकार से लोकगीत की भांति इस कविता के दूसरे स्टैंजा में पूरी की पूरी पंक्ति को केवल कुछ शब्दों के हेरफेर के साथ में पूरा दोहरा दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं इसका अर्थ। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर। जिस प्रकार से फूल के खिलने पर महक व्याप्त होती है, उसी प्रकार से कविता के कलेवर धारण करने के बाद, अस्तित्व में आने के बाद, फिर उसकी महक चारों ओर फैलना शुरू होती है। बाहर भीतर, वो बाहर भी फैलती है और भीतर भी फैलती है। ये बाहर क्या है? बाहर मतलब उथले स्तर पर भी लोग उस महक का आनंद लेते हैं, उस कविता के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और जो गहन रसवादी हैं, जो गहन अर्थ को ग्रहण करने वाले सहृदय हैं, वे भी उस कविता से आनंद ग्रहण करते हैं। तो उनके भीतर तक, अंतरतम तक को ये कविता प्रभावित करती है। इस घर उस घर, एक घर से दूसरे घर, एक समुदाय से दूसरे समुदाय, वही बात कविता के साथ पुनः दोहराई है कवि ने कि इसका एक विस्तृत जन समुदाय है इसका आनंद लेने वाला। लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहता है कि फूल तो मुरझा के महकता है, लेकिन मुरझा जाता है ना। कविता नहीं मुरझा सकती है, इसलिए इस अर्थ को फूल नहीं समझ सकता। कविता की गहनता को फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल तो मुरझाना जानता है ना, उसको पता है कि कुछ समय बाद मुरझाना है। लेकिन कविता कैसी है? बिना मुरझाए, चिरंतन, शाश्वत रहने वाली, बिना मुरझाए महकने वाली कविता होती है। कविता कैसी होती है? बिना मुरझाए महकने वाली, कभी नष्ट नहीं होती है, जिसकी खुशबू ऐसी महक इसके अंदर होती है। फूल क्या जाने, फूल इस बात को नहीं समझ सकते। फूल भी यहाँ पर पुनः मैं वही बात कहूंगी जो चिड़िया के लिए, चिड़िया क्या जाने, मतलब उथले स्तर पर जो कविता को जानने वाले लोग हैं, वे इसकी गंभीरता को नहीं समझ सकते। कविता के चिरंतन अस्तित्व को वो नहीं समझ सकते। फूल क्या जाने। फिर इसके बाद में आपको मैं पुनः इस छंद से संबंधित शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिखाने वाली हूँ। इस डॉक्यूमेंट को आप भली भांति लिख लें, आप चाहें तो अपनी उत्तर पुस्तिका में, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लें। ये महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदुओं को मैंने यथावत दोहराया है, तो आप चाहें तो उसको एक ही बार लिखें, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि कविता में कुछ विशेषताएं लगातार मुझे दिखाई दे रही हैं, उनके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से संबंधित कुछ विशेषताएं लगातार चल रही हैं, इसलिए उनको यथावत दोहराया भी गया है। तो आप इसको एक बार देखिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं पुनः उपस्थित होती हूँ। इसके बाद अब मैं
पुनः उपस्थित हूं कविता के तीसरे स्टैंजा के साथ। इस बार कवि ने तुलना की है बच्चों के खेल से कविता की, लेकिन खास बात यह है कि जिस प्रकार से चिड़िया से कहा था चिड़िया क्या जाने, फूल से कहा था फूल क्या जाने अंत में, लेकिन बाद में इस अंतरे को आप बड़े ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। कवि क्या कहता है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। उसने नहीं कहा बच्चा क्या जाने। क्यों नहीं कहा? उसने जैसे कहा था कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फिर क्यों ऐसा नहीं कहा कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा क्या जाने? क्या ये तुकबंदी कवि भूल गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। कवि ने मनुष्य को और मनुष्य के भी इस बीज रूप को, बच्चा क्या है? मनुष्य का बीज रूप है, इसको इसकी शक्तियों को कम तर करके नहीं आंका है। इसलिए उसने कहा है बच्चा ही जाने, बच्चा जान सकता है, क्योंकि बच्चा ही तो बड़ा होकर के उसका श्रोता, उसका पाठक बनने वाला है। तो कवि कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, वो खेल भी बहुत तरह के खेलते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में बच्चे एक अपना कल्पना का संसार बनाते थे, घर बनाते थे, घरौंदा बनाते थे। उन घरौंदा में वही सारी सब व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करते थे जो अपने माता पिता के घर में वो देखते हैं। एक पूरा का पूरा नया संसार, जैसा वास्तविक उनका घर होता है वैसा का वैसा एक पूरा नया संसार अपने खेल में वो बना लेते। आपने माता का आंचल पाठ अगर 10वीं कक्षा में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि उसमें भोलानाथ पूरा वैसी ही खेती करता है और वैसे ही सारे सब क्रियाकलाप करता है जैसे उसके माता पिता किया करते हैं, ऐसे ही खेल खेला करता है। तो उसी खेल की चर्चा की है कवि ने। कवि ने यहाँ जो जिस खेल की बात की है वो खेल वही है जो छोटे छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करके खेलते हैं। घरौंदा बना करके खेलना, कोई डॉक्टर बनकर खेलना, कोई इंजीनियर बनकर खेलना, कोई और इस तरह के खेल, तो वो खेल जो बड़ों का अनुकरण करके बच्चे खेलते हैं उनकी बात करी गई है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। किस प्रकार से खेल है कविता इस प्रकार से खेल है, इसका बड़ा गहन गूढ़ अर्थ यहाँ निकलता है कि जो कवि ने इस संसार में देखा है, जो इस संसार में क्रियाकलाप देखे हैं, जो विचार भाव देखे हैं, जो मन की स्थितियां देखी हैं, जो मन की विसंगतियां देखी हैं, जो भावों के स्तर पर उतार चढ़ाव देखे हैं, इन्हीं चीजों को कवि ने अपनी कविता का विषय बनाया है। इसलिए कवि कहता है कि कविता एक खेल है। कविता एक बैडमिंटन का खेल नहीं है, कविता एक क्रिकेट का खेल नहीं है, कविता वॉलीबॉल भी नहीं है, कबड्डी भी नहीं है। कविता क्या खेल है? कविता एक खेल है उस पूरी दुनिया का अनुकरण करना जो कवि के सामने वास्तविक दुनिया है। कवि ने जो अनुभव प्राप्त किए हैं इस दुनिया से, उन अनुभवों को लेकर के ठीक उसी प्रकार से कविता की रचना की है जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने घर में जिन क्रियाकलापों को होता हुआ देखता है, उसके बाद वो एक घरौंदा बनाता है। उस घरौंदे में वही माँ की तरह खाना बनाने के सब उपकरण जुटाता है, पिता की तरह खेती किसानी करने के सारे उपकरण जुटाता है, या कि और दूसरे क्रियाकलाप जो वो अपने समाज में देख रहा है, अपने परिवार में देख रहा है, अपने वातावरण में देख रहा है, उन क्रियाकलापों को दोहराता है। इसी प्रकार से कवि की कविता भी उन्हीं सारे क्रियाकलापों को, उन्हीं सारे भाव विचारों को, उन्हीं सारी वेदना संवेदनाओं मनोवेगों मनस्थितियों को अपनी कविता में उतार रहा है जो वो समाज में देख रहा है। इस प्रकार से जो कविता है वो एक खेल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों के समान। जैसे बच्चों ने घरौंदा बनाया वैसे कवि ने भी अपनी कल्पना का एक घरौंदा बना करके उसमें एक कल्पना की दुनिया, एक आदर्शों की दुनिया, एक यथार्थ की दुनिया, ये कवि प्रति कवि जो है बदलता है।
कौन चाहता है कि यथार्थ का चित्रण करें, जिस कवि को उचित लगा कि वो यथार्थ का चित्रण करे उसने अपनी कविताओं में यथार्थ के चित्रण खींचे। जिनको लगा है कि नहीं जो है वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, आदर्शवाद, तो उन्होंने आदर्शवादी कविताएं लिखी। जिनको लगा कि नहीं उपदेश की जरूरत है, इस संसार को ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने उपदेश वाली कविताएं लिखी। तो इस प्रकार से कवि ने क्या लिखा है कविताओं में, वो लिखा है जो उसने दुनिया में देखा है यथार्थ में, या जैसी दुनिया होनी चाहिए उसकी कल्पनाओं। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से कविता भी एक खेल है। और बाहर भीतर, यह घर वह घर, ये जो खेल है ये केवल बाहर के खेल नहीं है। ये कविता बड़ी गूढ़ है, जो थोड़े से शब्दों में बड़े गहन अर्थ इसमें भरे गए हैं। आप देखिए फिर अब जब कविता खेल है तो वो कैसा खेल है, बाहर का भी खेल है भीतर का भी खेल है। बाहर का खेल मतलब इस सृष्टि में घटित होने वाली समस्त घटनाओं को उसमें उकेरा गया है, उसमें उनको चित्रित किया गया है। और भीतर मनुष्य के अंतरतम में घटित होने वाले विचारों को, भावों को, मनोवेगों को, संवेदनाओं को भी उस कविता में उकेरा गया है। तो बाहर की बात भी है इस कविता में, इसमें मनुष्य के अंदर की बात भी है, मानव मात्र की जो विशेषताएं हैं इस सृष्टि के अंदर, उनके अंदर की बात भी उठा करके लाई गई है। यह घर वह घर, कविता जो खेल है वो कैसा खेल है, एक घर का नहीं है। यह घर वह घर, हर एक समुदाय से, हर एक समाज के टुकड़े से विषय वस्तुओं को उठा लिया गया है, भावों को उठा लिया गया है। तो यह घर वह घर समस्त संसार में घटित होने वाली घटनाओं को विषय वस्तु बना करके कवि ने इन कविताओं को लिखा है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि जिस प्रकार से बच्चा जब खेलता है तो खेलते खेलते उसका विस्तार अपने पड़ोस तक भी हो जाता है। पहले अपने घर में खेलता है, बाद में पड़ोस के बच्चे भी उस खेल में शामिल हो जाते हैं और फिर वो पड़ोस के लोगों को भी उसमें शामिल कर लेता है। और इस प्रकार से उसके जो मोहल्ले के लोग हैं वो उस विषय वस्तु में शामिल हो जाते हैं, उस खेल की विषय वस्तु में। उसी प्रकार से इस कविता की विषय वस्तु में भी कवि के अंतरतम से लेकर के बाह्य सृष्टि तक, कवि के करीबी वातावरण से लेकर के दूर दूर विस्तार में फैले जो विषय वस्तुएं हैं उन तक को भी कवि उठा करके अपनी कविता की विषय वस्तु बनाता है और सबको एक कर देता है। एक कर देता है मतलब उन सब में भी एक सार्वभौम सत्य देखने की कोशिश करता है, उन सब में भी एक तारतम्य देखने की कोशिश करता है वो। तो ये चीज बच्चा जाने, बच्चा ही जाने, बच्चा समझ सकता है। बच्चा इसलिए समझ सकता है कि बच्चा मानव का बीज रूप है, बच्चा मनुष्य है। आगे चल करके उसको इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये जो कविताएं हैं ये कौन पढ़ने वाले हैं, ये बच्चे ही तो बड़े होकर पढ़ने वाले हैं, बच्चे ही तो बड़े होकर के हम श्रोता और पाठक बनने वाले हैं। तो इसलिए बच्चा ही जाने, बच्चा इन खेलों को भली भांति समझ सकता है। आज वो छोटे स्तर पर समझ रहा है, घरौंदे के स्तर पर समझ रहा है, कल वो इन्हीं चीजों को दुनिया में स्थापित करके भी देखेगा, इन्हीं भावों को, इन्हीं विचारों को। और फिर वो देखेगा कि सच में जिन खेलों को वो बचपन में खेलता था वे तो वास्तविक हैं, वैसी ही तो ये दुनिया है। तो ये कविता के बहाने भी जानेगा, अपने खेलों के बहाने भी जानेगा। तो कविता के बहाने बच्चा सीखेगा खेल दुनिया के और फिर इन खेलों को समझ करके एक अच्छा पाठक बनेगा, अच्छा श्रोता बनेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा, ऐसी आशा करता है कवि। तो ये थी कविता के बहाने कविता का सारांश, भावार्थ, व्याख्या, विश्लेषण। और अब इस स्टैंजा के अंत में आपको पुनः एक बार स्क्रीन पर दिखाई देगा इसका शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। आपसे अनुरोध है कि इसको पुनः सुने, इस विश्लेषण को पुनः सुने। जब तक एक से अधिक बार आप इसको सुनेंगे नहीं तब तक इसकी आउटलाइन, इसकी विषय वस्तु जो है आपके मनोमस्तिष्क पर जमेगी नहीं। तो पुनः इसको सुने, बार बार सुने। आप अपने साथियों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बाद
आगे मैं आपको कुछ प्रश्न देने वाली हूँ। इन प्रश्नों को मैंने बहुत प्रयास से संकलित किया है। ये वस्तुतः वो प्रश्न हैं जो गत बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको स्किप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, तो इनको कृपया स्किप ना करें इन प्रश्नों को। और इन प्रश्नों के उत्तरों को भी पहले एक बार मैं आपको ये प्रश्न देती हूँ। आप मेरी व्याख्या सुन करके, मेरे विश्लेषण को सुन करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करें स्वतः अपनी पाठ्य पुस्तक में। इसके बाद यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो मैं अपने अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ लेकर के प्रस्तुत होंगी। और इसके साथ साथ आपको यदि लगता है कि इस संबंधित कोई आपका प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और मुझे बताएं, मुझ तक सूचित करें कि आपको किस प्रकार की आवश्यकता है। क्या व्याख्या में किसी प्रकार के को संक्षिप्त करने की या व्यापक करने की जरूरत है, या किसी और प्रकार का व्यवधान आपको अध्ययन में आ रहा है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।